हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इंडिया ने रिपब्लिक डे 2022 समारोह के लिए 5 देशों के प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया है एक साथ। तो कहाँ पर है, कौन कौन से देश हैं और क्यों एक साथ 5 देशों को आमंत्रित किया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे मैप के थ्रू। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पड़ोसी देश में काफ़ी स्वागत किया गया है। वहाँ इंडिपेंडेंस की गोल्डन जुबली इवेंट है, तो वहाँ रेड कारपेट से स्वागत किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। बिपिन रावत की जगह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC उसका नया चेयरपर्सन इनको बना दिया गया है। तो क्या होता है ये पद, हालांकि CDS पर अभी फैसला सरकार ने नहीं किया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको मंजूरी दी है। तो इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के इकोसिस्टम को बनाने के लिए सरकार कितने रकम खर्च करने जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल में बात करेंगे। देश में थोक महंगाई दर जो है वो पिछले 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो क्या है और कितना इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमी को उससे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 वो भी घोषित हो चुका है। केंद्र ने GI टैग वाले एक मखाने का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा है, क्या नाम था पहले और क्यों चेंज हुआ है। भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ है, तो कहाँ पर आयोजित हुआ है। इस तरह के कई सारे टॉपिक हैं जिस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखते रहिए आप, और लाइक बटन दबाना मत भूलना, शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। क्वेश्चन हुआ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंडिया ने रिपब्लिक डे 2022 समारोह में किन देशों के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सब देशों को इनवाइट किया गया है, इंडिया के द्वारा चीफ गेस्ट बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के लिए 5-5 प्रेसिडेंट को, और अगर वे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इन राष्ट्राध्यक्षों का एक साथ आगमन, वो भी रिपब्लिक डे पर, एक इतिहास बनेगा। तो विदेश मंत्रालय इन देशों से संपर्क में है। तो अब मैप में देख लेते हैं वो देश कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, बताया कौन कौन से। तो ये रहा प्यारा भारत, और ये जो सारे देश हैं वो हैं सेंट्रल एशियन देश। ओके, 5 देश हैं, ये रहे सारे के सारे देश। तो अब एक एक करके उन सभी देशों को देख लेते हैं। तो ये रहा किर्गिस्तान, ये और ये प्यारा भारत है। तो यहाँ पर ये किर्गिस्तान, यहाँ की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान। प्रेसिडेंट कौन है जिनको इनवाइट किया गया है, कसीम जोमार्ट टोकायव। मुद्रा क्या है, उज्बेक सोम है यहाँ की। इसके बाद दूसरा देश है, ये है किर्गिस्तान। ओके, इसकी राजधानी है बिश्केक। प्रेसिडेंट है यहाँ के सदिर जपारोव और मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। तो इनके प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया गया है। इसके बाद है ताजिकिस्तान, यहाँ पर ये रहा, इसकी राजधानी दुशांबे। प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमोन, मुद्रा है ताजिकिस्तान सोमानी। ओके, तो यहाँ के इससे पहले भी यहाँ के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया जा चुका है, 2009 में पूर्व राष्ट्रपति थे, वो आ चुके हैं। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, ये यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ की राजधानी है अशगाबाद। प्रेसिडेंट है गुरबांगुली, मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मनाती। इसके बाद जो देश है वो है उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी है ताशकंद। प्रेसिडेंट है शवकत मिर्जियोयेव, मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। तो इन सब देशों को इनवाइट किया गया है, और ये सब देश कभी यानी 1991 से पहले, 1991 से पहले सोवियत संघ का अंग रह चुके हैं। तो सोवियत संघ जब विखंडित हुआ उसके बाद ये सब देश अलग अलग बन गए थे। तो निमंत्रण के पीछे, यानी अभी जो रिपब्लिक डे होने वाला है उसमें एक साथ इतने देशों को आमंत्रित करने के पीछे भारत की क्या रणनीति है और क्या विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि भारत उन क्षेत्रों में अपना संपर्क बढ़ाना चाहता है जहां पर पाकिस्तान एक तरह से बैरियर के रूप में है। मतलब हम वहां तक पहुंचने में पाकिस्तान हमें रोकता है, बैरियर का काम करता है। तो इस वजह से, और मध्य एशिया तक आसानी से पहुँचे, जैसे ये पाकिस्तान है, अगर हमें यहाँ से आसानी से रास्ता मिलता तो हम यहाँ से आसानी से पहुँच सकते थे, इन देशों में अपना व्यापार कर सकते थे। लेकिन अब हमें क्या है, हमें अब यहाँ से करना पड़ा, और ये चाबहार पोर्ट इंडिया ने बनाया इसी मकसद से।
ओके, ईरान में ये चाबार पोर्ट, ताकि हम इन देशों तक पहुंच सके। और इंडिया इन देशों तक पहुंचने के लिए यही रूट अपना रहा है। यहाँ से ये चाबार पोर्ट है, फिर पोर्ट से ईरान, अफ़गानिस्तान होते हुए हम यहाँ तक अपना सामान भेज रहे हैं। तो अभी बीच में ये पोर्ट जो है वो कुछ दिनों तक काम नहीं किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कब्जा हो गया था तालिबान का। अभी भी कब्जा है, लेकिन अब तालिबान ने जब कहा कि हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे, आप पोर्ट संचालित कीजिए और अपना सामान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इस रूट से आप भेज सकते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर अब एक्टिविटी बढ़ गई है। तो ऐसे में इंडिया ये देख रहा है कि अपना जो व्यापार है आगे आने वाले वक्त में वो हम इस इलाके में बढ़ा सकते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री में। सवाल उठता है कि 2021 में जो बीत गया गणतंत्र दिवस, तो उस दौरान कौन चीफ गेस्ट थे? तो कोई नहीं था। हालांकि इनवाइट किया गया था यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को, वो आने भी वाले थे, लेकिन कोविड-19 का असर इतना ज़्यादा हुआ कि उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं कि उससे पहले कौन कौन देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो चीफ गेस्ट थे गणतंत्र दिवस के दौरान। तो 2020 में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, उनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। 2018 में 10 आसियान देशों के नेताओं को बुलाया गया था। 2017 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को बुलाया गया था। 2016 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति आए थे। 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा पहुंचे थे। ओके, तो मुझे लगता है इस मुद्दे पर खासतौर पे आपकी पूरी समझ बन गई होगी। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस पड़ोसी देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए 15 दिसंबर को पहुंचे? कल ही पहुंचे हैं। आंसर होगा बांग्लादेश। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं। और भारत के राष्ट्रपति का स्वागत तो वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पर ढाका में, और वहीं पर स्वागत किया इनका। ओके, 50 साल पूरे हुए हैं 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी को। और आपको बताऊं कि भारत ने 50 साल पहले 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था, और इसी उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। और इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इंडिया के वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वहाँ पर शामिल हो रहे हैं। ओके, तो बांग्लादेश ये रहा यहाँ पर मैप में इंडिया के पास में, तो यहीं पर राष्ट्रपति गए हैं। और आपको बताऊं कि बांग्लादेश को कुछ गिफ्ट भी दिया जा रहा है, टैंक और फाइटर प्लेन। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वहाँ T-55 टैंक और 1971 में युद्ध के दौरान जो इस्तेमाल किया गया था MiG-21 विंटेज विमान है, तो इन दोनों की जो प्रतिकृति है वो उपहार के रूप में वहाँ पर भेंट किया जा रहा है, उन दोनों के प्रतिकृतियों को। ओके, तो बांग्लादेश की बात हो रही है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एम अब्दुल हामिद, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से दिसंबर अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, देख सकते हो। MCQ है और पूरा डिटेल भी हर क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। 1200 से ज़्यादा MCQ और डिटेल्स हैं। क्वेश्चन होगा, बिपिन रावत जो कि CDS थे और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उनकी जगह तीनों सेनाओं के जो COSC है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका जनरल MM नरवणे। न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो देखिए, नए CDS की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच सरकार ने थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC का अध्यक्ष का चार्ज दे दिया, और उन्होंने पद संभाल भी लिया। तो ये थल सेनाध्यक्ष भी हैं और अब COSC के चेयरपर्सन भी हो गए हैं। ये जो पोस्ट है वो जनरल बिपिन रावत के, उनका जो निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसके बाद ये पद खाली हो गया था। वो CDS भी थे और साथ में COSC के चेयरपर्सन भी थे। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है, कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि COSC होता क्या है और कैसे नियुक्तियाँ होती हैं। तो देखिए, COSC जो है वो तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी वाली एक कमेटी होती है
जो तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन रखने का काम करती है, उनके प्रमुखों के बीच में। और ये पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बनाए जाने से पहले, काफ़ी पहले से है ये, CDS बनने से जो पद क्रिएट किया गया था दिसंबर 2019 में, उससे पहले से ही ये पद, और परंपरा के तहत ये होता था CDS बनाए जाने से पहले कि COSC उसका चेयरपर्सन, जो भी इन तीनों सेनाओं में सीनियर मोस्ट है, उनको दिया जाता था ओके अध्यक्ष का काम। हालांकि जब दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाया और फिर जनवरी 2020 में CDS पर आसीन हुए जनरल बिपिन रावत, तो ये इस परंपरा को ख़त्म करके और ये CDS को ही ये पद दे दिया गया था कि वही बनेंगे ओके। जनरल नरवणे को, चूँकि अभी CDS कोई है नहीं और उनका देहांत हो चुका है और नए CDS के चयन की प्रक्रिया चल रही है, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल जनरल नरवणे को पुरानी परंपरा के तहत COSC का चेयरपर्सन बना दिया गया ओके, ठीक है। तो इस परंपरा के तहत तीनों सेनाओं के प्रमुख में से जो सीनियर अधिकारी होता है वो नियुक्त होता है, और अभी इस वक्त नरवणे जो है वो सीनियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया, तो किस हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 दिसंबर को बुरी तरह से घायल हो गए थे? आंसर होगा MI-17 V5 ओके, MI-17 V5। 8 दिसंबर को यह हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था और इसमें CDS जनरल विपिन रावत भी सवार थे। उनका उसी दिन निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। एक मात्र बचे थे, 14 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में, उसमें से 13 लोगों की मौत उसी वक्त हो गई थी और एक जो बचे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनका निधन हो गया 15 दिसंबर को ओके। तो ये हेलीकॉप्टर सुलूर एयर फोर्स स्टेशन से वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहा था और उसी दौरान क्रैश हो गया था। तो इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है वहाँ पर डायरेक्टिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे और ये मूलतः उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के रहने वाले हैं। हालांकि उनका परिवार, उनके माता पिता वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं, शिफ्ट हो गए हैं। मूल रूप से फाइटर पायलट थे। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं उनकी फैमिली का है और आपको बताऊं कि काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं ये। इनको अवार्ड मिल चुका है, शीतकालीन वीरता का जो पुरस्कार होता है शौर्य चक्र, अगस्त 2021 में इनको मिला था और ये अवार्ड इनको मिला था विंग कमांडर के रूप में असाधारण वीरता के लिए। क्यों मिला था ये अवार्ड? दरअसल हुआ ये था कि 12 अक्टूबर 2020 को वो तेजस चला रहे थे, उसी दौरान तेजस के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में खराबी आ गई थी और उन्होंने जोखिम लेते हुए इस लड़ाकू विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे सुरक्षित उतार लिया था। नहीं तो सामान्य तौर पर यह होता कि इनको वहाँ से इजेक्ट होना होता, बाहर निकल जाते और वो फाइटर प्लेन नष्ट हो जाता, लेकिन इन्होंने फाइटर प्लेन को बचा लिया था। तो काफ़ी साहसी रहे हैं और इनका निधन हो गया है MI-17 V5 जो हेलीकॉप्टर है उसी के क्रैश में। तो कई दिनों तक इलाज चलता रहा इनका, अब आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी दी है, तो इसके तहत कितनी रकम के प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है? आंसर होगा 76,000 करोड़ रुपए। न्यूज़ आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 दिसंबर 2021 को यानी कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उसको मंजूरी दी गई है। तो इसके तहत देश में क्या होगा कि सेमीकंडक्टर उसके चिप्स बनाने के लिए डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कंप्लीट इकोसिस्टम एक तरह से वो डेवलप किया जाएगा और कोशिश ये है कि हम आने वाले वक्त में दुनिया के नंबर 1 सेमीकंडक्टर उत्पादक या निर्माता देश बन सकें। अगले 6 साल के लिए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन के तौर पर सरकार 76,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए अब घोषित जो PLI है,
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो टोटल राशि हो गई है 2.3 लाख करोड़ रुपए। ओके, अभी क्या एड ऑन हुआ है, तो 76,000 करोड़ रुपए जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। और टोटल अगर कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, तो 2.3 लाख करोड़ रुपए का सरकार मदद कर रही है उस क्षेत्र में। मकसद यही है कि भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाया जाए। तो इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, तो उसको केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। और सरकार ने यह कहा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, उसका नेतृत्व सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग के जो वैश्विक विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो करेंगे नेतृत्व। और ये सेमीकंडक्टर और इससे जुड़े हुए जो इकोसिस्टम है उसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। इस मिशन के तहत देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरे इकोसिस्टम को बनाने की योजना है। ठीक है, देखिए कोई भी आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की अभी कमी चल रही है। और उस कमी की वजह से स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार और तमाम उत्पादनों का प्रोडक्शन कम हो गया है। इंडिया में भी जैसे कार के प्रोडक्शन, कार की बिक्री कम हो गई है। बिक्री कम होने में मूल जो वजह अभी सामने आ रही है वो है कि उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है। तमाम जो मोबाइल हैं, आपको लैपटॉप्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन सब के रेट बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर दुनिया में अब कम हो गया। हुआ ये कि कोविड-19 हुआ, उस दौरान लगातार लोगों ने ऑनलाइन की ओर का सहारा लिया। उसके लिए बहुत सारे मोबाइल्स, लैपटॉप, इन सब की ज़रूरत थी, और उसकी वजह से जो अचानक डिमांड हुआ तो सेमीकंडक्टर की कमी हो गई है पूरी दुनिया में निर्माण के। मतलब जितना डिमांड है उससे बहुत कम उत्पादन हो रहा है। तो इंडिया इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहा है, और इस स्कीम के तहत, यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। ओके, इंडिया बनना चाहता है। तो अब ये देख लेते हैं, एक आंकड़ा है मेरे पास, द हिंदू न्यूज़पेपर से ही मैंने लिया है, और इसमें है कि किन देशों की कितनी हिस्सेदारी है सेमीकंडक्टर निर्माण में। मतलब किस देश की कंपनियां सबसे आगे हैं। हो सकता है वो दूसरे देश में उत्पादन कर रही हो। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यूएसए है, अमेरिका। यानी टोटल जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन होता है उसमें 47% की हिस्सेदारी उत्पादन ये अमेरिकी कंपनियां कर रही हैं। उसके बाद अगर स्थान कहेंगे तो साउथ कोरिया है, वो 20% उत्पादन कर रहा है टोटल का। फिर स्थान आता है जापान का, जो कि 10% कर रहा है, और यूरोपीय यूनियन के जो तमाम देश हैं वो सब मिलकर 10% कर रहे हैं। फिर स्थान आता है ताइवान का, और फिर चाइना का 5%। चाइनीज़ कंपनी, यहाँ पर फर्म की बात हो रही है, कंपनियों की बात हो रही है कि कौन सी देश की कंपनियाँ ये उत्पादन कर रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, और हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे इसके संबंधित कई सवाल पूछे जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबा देना, और शेयर कर दें, तमाम मित्रों को शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन होगा, देश में थोक महंगाई दर नवंबर 2021 में 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर कितना हो गया है? आंसर होगा इसका 14.2%। न्यूज़ आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड हो गया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है फूड और फ्यूल के जो रेट बढ़े हैं उसमें। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो रिपोर्ट जारी की है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT, उसने ये जारी किया है रिपोर्ट। और ये DPIIT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है। तो ये आंकड़ा रहा जो सरकार ने जारी किया है, और इस आंकड़े में आप देख पाएंगे कि कब कितनी थोक महंगाई दर है। थोक महंगाई दर कहने का मतलब ये हुआ कि रिटेलर के पास आने से पहले जो थोक दुकानदार है, वो थोक दुकानदार जो इस सामान जिस रेट पर खुदरा दुकानदार को देता है, तो वो रेट बढ़ गया है। तो हम देख रहे हैं कि नवंबर 2021 इसमें हमारा जो इन्फ्लेशन हो गया है, थोक महंगाई दर हो गई वो 14.23%। ये 14.23% का मतलब क्या हुआ कि पिछले साल उन सामानों के जितने रेट थे उससे 14.23% रेट बढ़ गया है।
अगर अक्टूबर की बात करेंगे तो उस समय था 12.54%। उससे पहले यानी सितंबर में 11.8% था। ठीक है, तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ओके, और इसमें जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है महंगाई की, उसमें सब्जियां यानी खाने पीने के जो सामान है, खनिज, पेट्रोलियम उत्पाद है, उसके रेट जो बढ़ रहे हैं लगातार, वो एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। इसी में एक और डेटा है इंडेक्स का। ओके, और इंडेक्स की बात करेंगे तो वो इंडेक्स है नवंबर में 142.9 इंडेक्स है। ये इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, देखिए बेस ईयर लिया जाता है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2011-12 का है। तो 2011-12 में ये बेस ईयर मान लिया गया 100 किसी सामान का, या टोटल जो थोक सामान बिकता है उसका। तो उसकी तुलना में अभी जो रेट है वो इतना बढ़ गया है, यानी 142.9 हो गया है किसी सामान का। तो ये इफ़ेक्ट हुआ है, महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो ये बढ़ा है 14.23%, ये पिछले साल की तुलना में है। और ये महंगाई दर जो है, थोक महंगाई दर आप देख रहे हैं, द हिंदू का डेटा है ये, वहाँ से मैंने लिया है। ये इस तरह से ग्राफिक्स है पिछले कुछ सालों का, 2017 से हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में महंगाई में बहुत तेज उछाल आया है इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर अब खुदरा महंगाई दर की भी बात कर लें। जो जिस रेट से आप खरीदते हैं किसी दुकानदार से, तो वो नवंबर में 4.91% रहा है और अक्टूबर में 4.48% रहा है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज भी जुड़ जाती हैं, इसलिए ये जो खुदरा महंगाई दर है वो आपको 4.91% दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, वो कौन चुने गए हैं या उनका नाम बताएं, क्या है वो। आंसर होगा एलन मस्क। ओके, वो इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के फाउंडर हैं और स्पेस एंटरप्रेन्योर हैं। न्यूज़ आप देख रहे हैं और टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर में इनकी तस्वीर आई है। इस मैगजीन के अनुसार ये कहा गया है कि 50 साल के हैं एलन मस्क और वास्तव में टेक्नोलॉजी मैग्नेट है। उन्होंने अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है अपनी संपत्ति में और अपने काम में। ओके, टाइम मैगजीन जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है हर साल के एंड में, और 1927 से ही ये चुना जा रहा है। तो 2021 में मस्क को चुना गया है और वजह ये बताई गई है टाइम मैगजीन के द्वारा कि उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम दिया है। एलन मस्क, उनकी जो कंपनी है टेस्ला, उसकी वैल्यूएशन करीब $1 खरब है। अक्टूबर 2021 में ये पाया गया, जो कि किसी कंपनी की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन ये मानी जा रही है। स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी ने स्थापित की हुई है, वो नासा के साथ काम कर रही है और कई सारे मिशन लॉन्च किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। आंसर होगा 56। तो ये रिपोर्ट जारी हुई है। किसने रिपोर्ट जारी की है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, तो उसी ने अभी हाल ही में जारी की है। और रैंकिंग में यूरोपीय देश जो हैं वो टॉप पर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि टॉप जो 10 कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये रही लिस्ट, और इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 है, सेकंड पे है स्वीडन, थर्ड पे लग्जमबर्ग, फोर्थ पे है नॉर्वे, फिफ्थ पे डेनमार्क है, सिक्स पे ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ये ऑस्ट्रिया है। सेवन्थ पे आइसलैंड है, एट्थ पे फिनलैंड है, नाइन्थ पे नीदरलैंड है और 10th पे जर्मनी है। टैलेंट इंडेक्स मतलब कि वहाँ लोगों का टैलेंट कैसा है और टैलेंट दिखाने का मौका कितना बढ़िया मिल रहा है। ओके, तो इंडिया का स्थान 56 रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की लीना नायर, तो वो फ्रांस के किस लग्जरी ग्रुप की CEO बन गई है। बहुत बड़ा ग्रुप है। आंसर होगा शनेल। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, CEO बना दिया गया है। यूनिलीवर की एग्जीक्यूटिव थी, पहले HR हेड थी, और अब शनेल उसका CEO बना दिया गया है। ठीक है, और आपको बताऊं कि इससे पहले अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी, ट्विटर के CEO बने थे पराग अग्रवाल, वो भी भारतीय मूल के थे। और अब एक और भारतीय मूल की
लीना नायर, उनको बना दिया गया है इस कंपनी का। बहुत बड़ी कंपनी है, फैशन से रिलेटेड कंपनी है, मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, फ्रांस की मूलतः ये कंपनी है। तो लीना नायर, उनके बारे में बता दूं, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। इससे पहले ये यूनिलीवर में बतौर चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के रूप में काम कर रही थी। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, इंडिया में, कोल्हापुर में। स्कूलिंग वहीं कोल्हापुर में हुई थी। बाद में उन्होंने जमशेदपुर जेवियर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में MBA किया था वहाँ से। अभी उम्र है 52 ईयर। हालांकि कुछ साल पहले इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी और ब्रिटिश नागरिकता अपना ली थी लीना ने। तो अब बात कर लेते हैं कि किन किन कंपनियों में भारतीय मूल के जो CEO हैं वो कौन कौन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट सत्या निराल हैं, अल्फ़ाबेट उसके CEO हैं सुंदर पिचाई, एडोब के CEO हैं शांतनु नारायण, IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। ओके, और एक नया नाम ये भी रहा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने GI टैग वाले किस मखाने का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया? मतलब कि पहले क्या नाम था इसका? आंसर होगा बिहार मखाना। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं। GI टैग मिला था बिहार मखाने के नाम से, लेकिन हुआ ये कि वहाँ के लोगों ने और बिहार कृषि जो विश्वविद्यालय है उसने मिथिला क्षेत्र में मखाना उत्पादकों के कल्याण के लिए जो एक संगठन बनाया हुआ है, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ, तो उसकी ओर से नाम बदलने का आवेदन दिया था और अब GI टैग मिथिला मखाना हो गया है। ठीक है, तो ये मखाना है, बहुत पौष्टिक होता है। तो अब बिहार के कुछ GI टैग की भी चर्चा कर लें। तो एक तो हो गया मखाना, मिथिला मखाना। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग है, कतरनी चावल है, मगही पान है, सिलवा खाजा है, शाही लीची है, भागलपुरी जर्दालू है। ओके, तो ये सब नाम हो गया। बिहार की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, और गवर्नर फग्गू चौहान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किन खिलाड़ियों को नवंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का। ठीक है, आंसर होगा डेविड वार्नर और हेली मैथ्यू। ऑस्ट्रेलिया के हैं डेविड वार्नर और वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं हेली मैथ्यूज। तो इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और इन दोनों की तस्वीर है। एक लिस्ट मैं बता देता हूँ, जनवरी से लेकर अब तक नवंबर तक का जो जारी हुआ है उन सब की ये लिस्ट है, जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ, मेंस प्लेयर और वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये सब चुने गए हैं। इसकी लिस्ट मैं वैसे PDF में दे दूंगा, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का जो PDF होता है फ्री का होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? किस जगह पर आयोजित हुआ है? आंसर होगा ग्वालियर। ओके, ग्वालियर में आयोजित हुआ है भारत का पहला ड्रोन मेला। आयोजन किसने किया? तो केंद्र सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उसने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। उद्घाटन मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और इस दौरान ड्रोन बनाने वाली 20 कंपनियों ने हिस्सा लिया, आकर अपने अपने ड्रोन का प्रदर्शन किया, दिखाया। और वहाँ पर मौजूद थे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी के बारे में। और उन्होंने ये भी कहा कि देश में अभी ड्रोन का कारोबार करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास का है सालाना का, वो अगले 5 साल में बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए में बढ़ सकता है और बढ़ने वाला है। तो ड्रोन क्रांति होने जा रही है आने वाले वक्त में। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और PDF अवेलेबल है पूरे साल का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो।